गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ सबीन फारूक और मेरे साथ है या नहीं है मोहम्मद शुएब। आगे चल के मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहाँ पर शदीद धुंध का राज है और धुंध ने लपेट में ले लिया है वफाकी दारुल हुकूमत को। हर तरफ धुंध ही धुंध है। श्रीनगर हाईवे की बात की जाए, सरीना चौक से पेशावर मोड़ तक शदीद धुंध। ड्राइवर्स ने गाड़ियों की फॉग लाइट्स भी ऑन कर ली हैं और हम भी जब सुबह आ रहे थे तो हमने ये देखा कि डबल इंडिकेटर्स ऑन करने पड़े थे, क्योंकि हद्दे निगाह इंतहाई कम थी। तकरीबन जीरो विजिबिलिटी इसको कहा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा रावलपिंडी की भी बात की जाए, वहाँ पर भी शदीद धुंध थी और जाहिर है ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि उन्होंने ड्राइविंग किस तरीके से करनी है। ऐसे में बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा ना हो गाड़ी की। ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़रा सी लापरवाही किसी दूसरे को भी नुकसान पहुँचा सकती है और आपको भी नुकसान पहुँचा सकती है। और इसके अलावा धुंध की अगर बात की जाए तो सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में नहीं बल्कि केपी और सिंध की भी बात की जाए तो वहां के मैदानी इलाकों में भी धुंध के डेरे हैं। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद कर दी गई है। सवात एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद है। M2 इस्लामाबाद से अगर बल्कसर तक की बात की जाए तो वो भी बंद है और M5 पर भी शदीद धुंध। मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है। कौमी शहरा N5 की बात की जाए तो वहां पर वो भी धुंध की लपेट में है और हुकाम को शहरियों को धुंध में एहतियात और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत कर दी गई है। बहुत ख्याल रखें, अगर आपको ज़रूरी कहीं पर नहीं जाना तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप ट्रैवल ना करें, खुद भी मत करें और स्पेशली फैमिली के साथ बिल्कुल मत करें। और जिस तरह मैंने कहा था कि मोहम्मद शुएब हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो शुएब हमारे साथ ही है, लेकिन वो कहाँ पर है उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब, इस वक्त आप कहाँ पर हैं ये बताएं। मतलब आपको यहाँ पे होना चाहिए था, तो आप क्या एंजॉय कर रहे हैं? धुंध में गुम हो गए कहीं पे? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। बल्कि कहना चाहिए सबीन फॉगी मॉर्निंग। आपने वैसे तो सब कुछ बता दिया है और मैं ये सोच रहा था कि सबीन ने पूरे मुल्क का मौसम बता दिया, फॉग का जिक्र कर लिया। मैं मेरा ख्याल जाके समोसे खाता हूँ और कॉफ़ी पी लेता हूँ। लेकिन हाँ, आपने कहा कहाँ हूँ? इस्लामाबाद में ही हूँ, ऑफिस के पास ही हूँ और हद निगाह सिफर ना सही 10-15 मीटर से ज़्यादा की रही नहीं है। और जो कहते थे ना हम कि मैदानी इलाकों में धुंध का राज है, जिस तरह आपने बताया भी अभी कि बहुत से स्पॉट्स पर मोटरवेज को बंद किया गया, हाईवेज को बंद किया गया है और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब का कहा गया है। तो आज ये इस्लामाबाद में आ गया है बिन बुलाया मेहमान। तो ज़रा इस मेहमान ने हमारे कदम रोक लिए हैं। आज जो घर से निकलता है वो एक लम्हे के लिए ज़रा रुक सा जाता है, पहले देखता है फ़ज़ा की जानिब, फिर सोचता है जाऊँ कि ना जाऊँ। लेकिन छुट्टी हर किसी को मिल नहीं पाती। तो आज मैं स्पेशली मैनेजमेंट से कहूँगा, जितनी दफातर की मैनेजमेंट हमें सुन रही हैं, आज अगर एम्प्लॉयज़ लेट आए तो गुस्सा ना कीजिएगा, क्योंकि जाहिर है एक तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बहुत अहम है कि आहिस्ता जाया जाए। जब इंसान को ये मालूम ना हो कि आज फॉग होगी तो फिर जाहिर है अपने रूटीन से आप उठते हैं, रूटीन से नाश्ता, रूटीन से निकलना, लेकिन बाहर ये बिन बुलाए मेहमान आप पे कदम रोक लेता है या आपकी ट्रैफिक को ज़रा मुतासर कर देता है, फिर आप ज़रा देर से पहुंचेंगे। लेकिन बहरहाल इस फॉग की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। सभी लग ये रहा है कि इस्लामाबाद नहीं है, ये मरी मरी से फील हो रहा है। आज ठंड बहुत ज़्यादा है और वो छोटे छोटे से जो ड्रॉपलेट्स है ना वो नज़र आ रहे हैं और इतना मैं ऐसे कहूँगा कि मज़ा आ रहा है, चूँकि ज़ाहिर है जब जो चीज़ कभी कभी मैसर आए उससे आप एंजॉय करते हैं। इस वक्त वैसे शुएब जहाँ पर आप जहाँ पर खड़े हुए हैं और पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है वो बैकग्राउंड भी हमें कुछ ऐसे ही लग रहा है कि शायद, वैसे इस्लामाबाद में हमारा बड़े खूबसूरत है लेकिन प्रॉपर ऐसे लग रहा है किसी हिली एरिया में आप मरी पहुंच चुके हो, स्पेशली पीछे जो इतनी सारी धुंध। एक बात आप मुझे बताएं जरा, ये जो लेट आने वाले लोग हैं क्या आप उनके एडवोकेट हैं, आप एम्बेसडर बने हुए उनके इधर? नहीं, मैं चाहता हूं कि आज सबको ये थोड़ी सी रियायत मिल जाए सबीन कि वो एहतियात से आए, क्योंकि अक्सर ये होता है ना, प्रेशर होता है कि जल्दी पहुंचना है। हाँ, या तो पहले से मालूम होता है इस वेदर फोरकास्ट का तो इंसान उससे वक्त से पहले उठ जाता है और करना भी ये चाहिए कि आप वक्त से पहले यानी अर्ली स्टार्ट करें अपना डे, तो फिर तो वक्त पर आप पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं लेजी हमारी तरह जो बिल्कुल वक्त पे काम करने को तरजीह देते हैं, तो फिर वो ताखीर से पहुंचेंगे। हाज़रीन और नाज़रीन, ये एग्जैक्टली हाज़रीन और नाज़रीन मैं यही कहने लगी थी, शुएब अपनी बात करें मेरी बात नहीं करें, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल रही हूँ। लेकिन शुएब मैं इस वक्त थोड़ी सी जेलस हो रही हूँ क्योंकि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त वहाँ पर। यहाँ पे एक सवाल कर लेते हैं, यहाँ ये सवाल कर लेते हैं सबीन
क्योंकि देखिए प्रोग्राम के आगाज में सवाल तो होता है, आज ऑफिस पहले कौन आया था, आप या मैं? तो आपका घर करीब है ना। चले बाकी की बातें हम जरा करते हैं। आप जरा भाग के जल्दी से स्टूडियो पहुंचे, मैं तब तक बाकी का मौसम बताती हूँ हमारे नाज़रीन। आज का मौसम जो है वो कैसा रहेगा, और सबसे पहले इस्लामाबाद के मौसम की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 5 ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर की बात करेंगे, लाहौर में कम से कम जो है वो 6 और ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 16, ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर में कम से कम ज़्यादा 21, और कोयटा में कम से कम 0 ऑब्वियसली और 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और वही जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि धुंध के क्या हालात हैं, और इस वक्त जो है सर्दी तो ज़ाहिर है वो उसकी लपेट में पूरा मुल्क ही आया हुआ है, लेकिन उसके अलावा कहीं पर फॉग है और कहीं पर स्मॉग है। आगे चल के प्रोग्राम में और सेगमेंट्स भी ऐड करेंगे और इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी, सुबह के मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। और ये जादू हो चुका है और जादू से शोएब यहाँ पर पहुंच चुके हैं वापस। मजा आया आपको? जादू से नहीं आया, मैं बिल्कुल जादू से नहीं आया। हाँ, मैंने एंजॉय किया। That's good। और पीछे बड़ा मजे का बैकग्राउंड भी लग रहा था, तो हमने सोचा कि हम बात तो कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में, फिर इस्लामाबाद में रहते हुए हम जरा मंजर दिखाएं, नज़ारा दिखाएं कि एक्चुअली क्या है। ऐसा है, जहाँ की खबर हो वहीं से नशर होनी चाहिए ना, हमने ये सोचा। ऐसा ही है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अगर मनफी ख्यालात परवान चढ़ते हैं किसी के भी माइंड में, यानी कोई वाकया ऐसा हो जाए, किसी का रवैया ऐसा हो जो कि आपको मायूस करे, नेगेटिव थॉट्स बाज़-औक़ात आना शुरू हो जाते हैं, लोग ओवर थिंकिंग भी करना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अगली खबर इसी से जुड़ी है। जापान का एक कैफे है मोरियोची, और टोक्यो का ये कैफे सिर्फ मायूसियों और आमतौर पर मनफी सोच रखने वाले लोगों की मेजबानी के लिए मशहूर है। मनफी रवैया जो होता है, जो रुझान होता है, या फॉर दैट मैटर अगर आप ये कहें कि जो पॉजिटिव होना चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा, तो उसके लिए कैफे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैफे मोरियोची, इसके बानी ऐसा कहते हैं, वो खुद एक उदास शख्सियत के मालिक है। उनका मानना यह है कि मनफी लोग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हसास और ज़्यादा आसानी से मुतासर हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने खुसूसी तौर पर उनके लिए ये जगह बनाई है। और मोरियोची में मायूसी पसंद लोगों की तरह मायूसी नहीं झलकती, बल्कि इसमें कुछ कमरे हैं जहां लोग दूसरों की परवाह किए बगैर खुद में मगन रह सकते हैं। और इस कैफ़े की सिर्फ एक चीज़ है जो नेगेटिविटी की तरफ जो है वो इशारा करती है, वो उसका मेन्यू है। खास तौर पर कुछ कॉकटेल्स हैं, उसके अजीब अजीब से कुछ नाम होते हैं ऑब्वियसली, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़रूरत है। अच्छा, इसमें छोटी सी ये चीज़ ये होती है शोएब के बाज़ों का, जब जो चीज़ आपके माइंड में चल रही होती है, जो थॉट्स आपके माइंड में चल रही होती है, कोई दूसरा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता, और बाज़ औक़ात हम अपनी नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग से हम दूसरों को मुतासिर भी कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता। तो ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर लोग वो अपना आप में रह सकते हैं, जैसे वो हैं वो वैसे रहें, उन थॉट्स को प्रोसेस करें, उस पूरे प्रोसेस से गुजरें, क्योंकि वहाँ पर उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो दिया जाता है, और उसके बाद वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो क्या होता है, टाइम भी अपने लिए मिल जाता है उनको, और वो अपनी थॉट्स को प्रोसेस भी कर सकते हैं, एक सेफ स्पेस उनके पास। और कभी कभी ये ज़रूरी भी हो जाता है उस लम्हे में रहना। आगे बढ़ते हैं जी। और दुनिया भर में लोगों ने जो नए साल का आगाज़ है कुछ मुनफरद अंदाज में किया, और कुछ जोड़ों ने जो लास्ट ईयर का एंड था उससे यादगार बनाया है। वैसे आपने अपना इख्तिताम यादगार बनाया या आगाज़ में कोई ऐसी बात की, आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जो खबर हमारे पास है उन जोड़ों से मुतालिक आज हम बात करेंगे। 2023 का जो इख्तिताम है वो मुनफरद एक नंबर पर हुआ है। 12वें महीने की 31 तारीख और साल 2023 क्या बना? 12, 31, 23। 1 2 3 1 2 3 एग्जैक्टली। बड़ा न्यूमेरिक फिगर जो है ना, मुनफरद सा एक है। और 1 2 3 की जब हम बात करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं था कि हमें भाग जाना होता है। हाँ। ये इस फिगर है, मजे का लगता है। और इस मुनफरद तारीख पर कई जोड़े अमेरिकी शहर लास वेगस में शादी के बंधन में बंध गए, और वेडिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड लास वेगस में दुनिया भर से जोड़े पहुंचे और आई डू कहकर अपने पार्टनर के साथ जीने मरने के अहद पैमा किए। कसमें और वादे उन्होंने कर लिए। लेकिन चलें देखें, हर एक का अपना एक शौक होता है कि उनकी जो वेडिंग डेट हो वो बहुत ही मुनफरिद होनी चाहिए। तो जाहिर है उनका जो पार्टनर होगा वो भी मुनफरिद ही होगा, और प्लान्ड हो। आई रियली होप सारी चीज़ें, और खुश रहें जी हमेशा। ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं यूनिक, ये बड़ी कम देखने को मिल रही होती हैं। 1 2 3 1 2। अब तो कौन से, जब कोई पूछेगा आपकी शादी कब हुई थी, वो कहेंगे 1 2 3 1 2 3। तो अब जो अगले साल कोई करना चाहे शादी, उसके लिए कोई ऐसी तारीख आ सकती है?
उनके लिए ऐसे 1 2 3 1 2 3 तो नहीं आ 1 2 3 1 2 3 कोई और तारीख हो सकता है, कोई और तारीख हो सकती है ना। तो लोग सोचते हैं ना अपने वेडिंग प्लान करते हुए स्पेशली डेट को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं कि डेट ऐसी जो याद रखी जाए। वो तो अलग बात है कि बाकी पूरे खानदान की छुट्टियों के ऊपर भी उस पर डिपेंडेंट होता है कि वो कब कौन कहाँ से आएगा। लेकिन अदरवाइज ज़ाहिर प्लानिंग इस तरीके से होती है। एनीवेज जी, जब हम नए साल की बात करते हैं और जब नए साल की सुबह की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से मुल्कों की आज सुबह नई पहली सुबह होगी और जाहिर है उनकी कोशिश ये होती है कि प्रोडक्टिव और अच्छी एक्टिविटीज के साथ नए साल का आगाज किया जाए, पहले दिन का बहुत अच्छे। तो यही सोचकर जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ब्रेंडेनबर्ग गेट जो है उधर हजारों अफराद जमा हुए हैं, ठीक है। और देखा जाए तो एक तरह से जो वहाँ पर एक रेस होती है जहाँ पर 1000 से ज्यादा बच्चे और बूढ़े जवान जो है वो आ रहे होते हैं। 50 साल से हो रही है, 51वीं रेस है। और ये बेसिकली जो फिटनेस है उसको प्रमोट करने के लिए वो कहते हैं सारी चीजें साइड पे हो जाए, लेकिन पहला दिन जो है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना न्यू रेजोल्यूशन होती है और फर्स्ट डे आप जिस चीज़ का आगाज़ कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो आप पूरा साल लेकर चल रहे होते हैं। तो उस लिहाज से उनकी कोशिश ये होती है कि वो फिटनेस को प्रमोट भी करें और उसी अज़्म के साथ वो आगे बढ़ें। यानी इसमें जोड़े भी भाग रहे हैं। हाँ, कपल्स भी हैं, वो भी भाग रहे हैं। यानी पहले क्या खबर थी, वो जोड़े बने हैं 23 में और ये खबर है वो जोड़े भी भाग रहे हैं। अपनी सारी टेंशन्स को साइड पे छोड़ देते हैं और वो इंजॉय करते हैं, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे होते हैं। और उनकी कोशिश ये होती है कि सबका मोटिव ये एक गोल जो है, यूनिक गोल जो हम कहते हैं ना, कॉमन गोल जो है वो एक होना चाहिए। वो गोल नहीं रहना, कि गोल नहीं रहना सबने, ठीक है, गोल मटोल नहीं रहना, सिर्फ रोटी गोल होनी चाहिए, है ना। रोटी गोल होनी चाहिए, वो भी जरूरी नहीं होता, गुलाब जामुन भी गोल होना चाहिए, पेट में ही जानी होती है। वैसे कुछ भी हो जाए इसमें ऐसी क्या बात है, इसमें ऐसी क्या बात है, सही बात है। एनीवेज इनका गोल था कि गोल मटोल नहीं रहना, फिटनेस की तरफ जाना। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नए साल की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे में छुट्टियां ज़ाहिर हैं और इन छुट्टियों में क्या प्लान होता है, बच्चों की जिद के अकॉर्डिंगली प्लान होता है। और बच्चे, अगर इस्लामाबाद, रावलपिंडी या आसपास के इलाकों का मैं जिक्र करूं तो बच्चों की होती है कि ख्वाहिश कि हमने जाना है मरी। और ऐसे में मरी में हो जाता है रश, जैसे न्यू ईयर में रश रहा, हमने कल भी इस पर बात की। और चूंकि अब मौसम ठंडा ठार हो रहा है और दिसंबर में उस तरह से बर्फबारी हुई नहीं है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब जो स्पेल आएगा वो बर्फबारी वहाँ पर होगी। जब बर्फबारी का सुनते हैं तो बच्चे और जिद करते हैं कि हमने जाना है मरी। लेकिन ज़ाहिर हम सब जानते हैं कि मरी में 2 साल पहले जो सानहा हुआ और उसके बाद लास्ट ईयर हमने देखा कि बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। गाड़ियों की जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं वो नहीं लगी, जो गुंजाइश के मुताबिक गाड़ियों का दाखिला है वो ही मुमकिन बनाया गया। लेकिन इस साल का प्लान क्या है, इस पर बात करना बहुत अहम है। एग्जैक्टली न्यू ईयर नाइट पे जिस तरह आपने बताया कि हमने ये ज़रूर देखा कि गुंजाइश से ज़्यादा गाड़ियों को एंट्री दी गई है, उनको इजाज़त दी गई है। लेकिन आगे की क्या प्लानिंग है उस लिहाज से बात कर रहे होते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर मरी ने। बिल्कुल, और ज़ाहिर ये हम उनसे जानना भी चाह रहे हैं आगा ज़हीर अब्बास साहब से कि इस साल का प्लान क्या है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हम न्यूज़ को। सर जनवरी की जब हम बात कर रहे हैं, ज़रा इसमें एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि वहाँ बर्फबारी की छुट्टियां भी हैं, ऐसे में ज़्यादा रश ना हो जाए, कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या प्लान है? जी थैंक यू वेरी मच जी। ये जैसे कि आपने जिक्र किया है कि 2022 में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था और वो बेसिकली तो हमारी ये एंट्री जो गाड़ियों का फ़्लो है वो कंट्रोल्ड फ़्लो नहीं था और चूँकि आगे स्पेस भी जो है वो उस हद तक हमारे पास अवेलेबल नहीं था पार्किंग के हवाले से और लाइकवाइज अकोमोडेशन के हवाले से। सेकेंडली जो टूरिस्ट है उनकी अवेयरनेस जो है उस तरह से नहीं है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कैसे उन्होंने उसको जो है वो चैलेंज को निपटना है उससे। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत सारी चीज़ें सेंसिटाइज कर दी हैं। हमने 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे कायम कर दिए हैं जहाँ पे एक गजटेड ऑफिसर जो है वो एक पूरी टीम के साथ वहाँ पे मौजूद होगा राउंड द क्लॉक। इसके साथ साथ जो हमारा ट्रैफिक का प्लान है उसको हमने बाकायदा जो है एक मैकेनिज्म के तहत डिसीजन लिया है कि यहाँ पे कितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, चूँकि यहाँ पे 200 से ज़्यादा होटल्स हैं और पार्किंग स्पेस जो है वो बहुत कम है। प्राइवेट पार्किंग हमने जो होटल एसोसिएशन और ट्रेडर्स के साथ मिलकर जो है वो टूरिस्ट के साथ के लिए अवेलेबल की है जो कि फ्री ऑफ द कॉस्ट होगी। इसके साथ साथ अदरवाइज जो कॉन्टीजेंसी के तहत हमने पार्किंग स्पेसेस भी आइडेंटिफाई की हैं। लेकिन टूरिस्ट के जो अवेयरनेस है वो होना बहुत ज़रूरी है। टूरिस्ट को पता हो कि उसकी गाड़ी के हालात कैसे हैं, उसकी गाड़ी के टायर मजबूत हैं, उसकी गाड़ी इस कैपेसिटी की हामिल है कि वो यहाँ पे विजिट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लामहल्ला स्टीप आपने चढ़ाइयाँ यहाँ पे गाड़ी ने चढ़नी है। तो ऐसी गाड़ी जो रास्ते में आपको ख़राब करे उससे अवॉइड करें। प्रॉपर अपना कुछ ना कुछ खाने पीने का ज़रूर आपका मैकेनिज्म निज़ाम अपनी गाड़ी में होना चाहिए। लाइकवाइज इन केस ऑफ एमरजेंसी, खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो पैनिक होने के बजाय हमने अपना यहाँ पे एक राउंड द क्लॉक
जो कंट्रोल रूम है वो इस्टेब्लिश किया, जिसको AC मरी देख रहे हैं, और वहाँ पे सारे महकमा जात के लोग मौजूद हैं, उसके डेडिकेटेड लैंडलाइन नंबर्स हैं। ज़ाहिर है ये अच्छा प्लान है, है। लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर अभी फॉर इंस्टेंस बर्फबारी हो जाती है और शदीद बर्फबारी हो जाती है तो फौरी तौर पर हिदायत क्या जारी की जाएंगी? गाड़ियाँ कहाँ तक आ सकती हैं और कितनी आ सकती हैं और कहाँ पर बिल्कुल रोक दिया जाएगा? जी देखिए, हमारे यहाँ पे बेसिकली जो इस्लामाबाद से आने का रास्ता, मेन रास्ता जो ज़्यादातर टूरिस्ट जो लेते हैं, वो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस वे है, जिसको 17 मील जो हमारा टोल प्लाजा है वहाँ से केटर फार किया जाता है, और वहीं पे हम डिसीजन के तहत जितनी हमारी कैपेसिटी है उस हद तक हम गाड़ियाँ जो है अलाउ करते हैं। उसके बाद वहीं से वो डाइवर्ट हो जाती हैं, चूँकि पीछे इस्लामाबाद या मरी में लोगों को सेटल होने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी। बजाय इसके कि वो मरी में आगे आने की जिद करें या अपने लिए मसाइल पैदा करें, तो उनको वहीं से रिक्वेस्ट की जाती है। इसके साथ साथ हमने PDMA और गवर्नमेंट पंजाब ने अपना जो हमारे इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पे जो है वो एडवाइजरीज भी जो है वो इशू कर रहे हैं। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर का पेज है और एक मरी अपडेट के नाम से जी, तो वहां से सारे अपडेट्स ले सकते हैं सारे। बहुत जरूरी है कि जो भी ट्रैवल कर रहा है वहां पर उन अपडेट्स को जरूर देखें और उस हिसाब से वो अपना ट्रैवल प्लान करें। आगा सईद साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है कि अगर तो बर्फबारी ज्यादा हो जाती है, तवक्को से बढ़ के हो जाती है, तो ऐसे में हैवी मशीनरी को क्या डिप्लॉय कर दिया गया है या फिर इमरजेंसी रिक्वेस्ट पर हासिल की जाएगी वो? जी ऐसा नहीं है। अब हमारा जो हाईवेज का मैकेनिकल डिपार्टमेंट है बेसिकली वो इस चीज़ को मैनेज करता है, तो उन्होंने अपनी टाइमली जो अरेंजमेंट्स हैं वो कर लिए हुए हैं। ठीक है, आगा ज़हीर अब्बास साहब साथ मौजूद थे। आपने कहा कि तैयारी मुकम्मल है और ज़ाहिर है इसमें सयाहों को ये हदायत की गई हैं। गाड़ी का बड़ा ध्यान कि गाड़ी ठीक हो, साथ खाने पीने का सामान हो, और अगर बर्फबारी मुतवक्के है तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। ज़ाहिर है ये चेक करना कि इस वक्त मौसम कैसा है, ये बुनियादी जिम्मेदारी एक टूरिस्ट की है। साथ मौजूद थे DC मरी आगा ज़हीर अब्बास साहब। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी जमातों के दरमियान इत्तेहाद अमूमन इंतखाबात के बाद बनते हैं, मगर इस बार MKM और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद के लिए मुसलसल कोशिश है। दोनों जमातों की क़यादत मुसलसल मुलाकातें कर रही है और एक दूसरे को कायल कर रहे हैं कि ये नशिस्त हमारी और ये नशिस्त आपकी। कई मुलाकातें हुई, कई नशिस्तों के बावजूद दोनों जमातों के दरमियान लगता ये है कि मामलात अभी उस तरीके से तय नहीं हुए जिस तरीके से दोनों जमातें चाहती हैं। MKM के रहनुमा सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई थोड़ा सा डेडलॉक है या कि नहीं, ऐसा मामला नहीं है। फारूक भाई साथ मौजूद हैं। फारूक भाई, ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या स्टेटस है PMLN और मुस्लिम MKM का? इत्तेहाद, इल्हाक, सीट एडजस्टमेंट, वेयर आर यू? शोएब, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मैं अपने मीडिया के दोस्तों को इस स्ट्रेस से बाहर ही निकाल दूँ कि ये जो परेशानी है कि ये PMLN और MKM के दरमियान कोई इत्तेहाद जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद बना है या बन रहा है, और कोई सीट एडजस्टमेंट जो है वो उसका बुनियादी मरकज़ और महवर है। कतई ऐसा नहीं है। देखें, जो मफाहिमत है वो वसीतर है, कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए है, ताकि इंतखाबात के बाद जो हुकूमत कायम हो और जो जमातें अपोजिशन में हो, क्या उनके दरमियान कोई कौमी इत्तफाक़ राय हो सकता है किसी कौमी एजेंडे पर, ताकि आगे का जो सफ़र है वो खुश असलूबी से तय हो। आज का पाकिस्तान मज़ीद सियासी और उसके नतीजे में मज़ीद संगीन होने वाले माशी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा कि भाई वो गीदड़ सिंगी ढूंढी जाए कि 50-60 सालों तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया कि मजबूत मरकज़, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। बाद में 15 सालों से हमें ये गोली पिलाई जा रही है कि मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। दोनों साबित नहीं हुए मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत। अब हमने एक नुक्ता निकाला जो पूरी दुनिया में है। मलेशिया, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन ममालिक की 35 चाइना तरक्की देखें तो वो उनके मकामी खुद मुख्तारी की वजह से है कि मजबूत ज़िले, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत। ये पॉइंट अहम है फारूक भाई, लेकिन आपने कहा ना गीदड़ सिंगी ढूंढ रहे हैं। सियासी जमातें तो आप लोगों से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी आपके पास है कि जो हुकूमत बनती है MKM उसके साथ होती है, तो वो तो आपसे पूछते हैं। आप कहना आप खुद गीदड़ सिंगी ढूंढ रहे हैं। देखें, अभी ये तय नहीं है। PMLN हो सकता है अपोजिशन में हो, हम उनके साथ अपोजिशन में हो, और अगर PMLN हुकूमत में आती है तो हमारा वजारतों, इख्तदार, ये मरात, मफादात, इससे कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले ये जो अभी बातें तय हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो हमारा आइनी तरमीमी बिल और पैकेज है,
जिसमें 140A को हमने रीडिफाइन किया है वजाहत के साथ, फसाद के साथ, और 160 के तहत कौमी मालियाती कमीशन के वसाइल अगर वफाक को मिलते हैं, वफाक से सूबों को मिलते हैं, तो बराह रास्त NFC और वफाक से वो मकामी हुकूमत और बल्दियाती इदारों को मिलने चाहिए, क्योंकि एक मौसर बाइख्तियार खुद मुख्तार खुद कफ़ील बल्दियाती निज़ाम ही जो है वो मुल्क की तामीर और तरक्की का, बका और सलामती का और मजबूती और इस्तेहकाम का ज़ामिन हो सकता है। तो ये नुक्ता हमने तो निकाल लिया ना गीदड़ सिंगी। अब बाकी सीट एडजस्टमेंट बहुत फ़रोई मामला है, बहुत सानवी है, और उसमें हमारे दरमियान तय है कि अगर उस पर इख्तलाफ हो और हम आमने सामने भी एक दूसरे के इलेक्शन में उतर रहे हों, तो हमारी जो वसीतर मफाहिमत और जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है उस पर हर्फ नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में चाहे जो मर्जी फैसला होता है, मुस्तकबिल में चाहे कुछ भी हो जाए, MQM नून लीग के साथ ही खड़ी रहेगी। ये तय है। ये शहबाज शरीफ साहब जब आए थे अभी बहादुराबाद, और उससे पहले जब हम वहाँ गए थे, जब मियाँ साहब भी मौजूद थे उन मज़ाकरात में, तो यही तय था कि भाई ये एक बड़े मकसद के लिए है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम और जो इसमें करोड़ों वोटर्स हैं, बेजार हैं, तंग है सियासी जमातों से, सियासी अकाबरीन से, और हर जमात अपने आप को दूसरी जमात पर कहती है वो सही है, बाकी सब गलत है। फिर इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम की जो सियासत में पूरा मुल्क यरगमाल बनता है, असम्बलियाँ पार्लियामान यरगमाल हो जाती है, और हुकूमत भी एड़ी चोटी का जोर लगा के साबित करती वो सही है, अपोजिशन गलत है। तो कोई एक हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए जिसमें देखें चार्टर ऑफ पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, चार्टर ऑफ इकॉनमी, चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ये चीज़ें 2-3 चीज़ें तय हो जाएं कि भाई मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है, कोई नया उमरानी माहिदा है, आवाम को कैसे राज़ी करना है, ये बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत का कैसे खात्मा करना है, गैस, बिजली, पानी के मसाइल, लोड शेडिंग, इस अजाब से लोगों को कैसे निकालना, सीरियस होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सीरियस तो जाहिर है ये सारा पोटेंशियल फारूक साहब को नून लीग के साथ ही नजर आ रहा है। ये सारा पोटेंशियल फारूक साहब आपको यही लग रहा है कि वो नून लीग में ही है, वही मसाइल हल कर सकती है, इसीलिए आपने कुछ भी हो जाए मुस्तकबिल में आपने उसके साथ रहने का फैसला कर लिया। और इस वक्त जो नजर आ रहा है वो पावरफुल जमात भी एक तरह से देखें तो फिलहाल के लिए जो मंजर देख रहे हैं हम वो वही है। देखिए मैंने तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी मैसेज दिया है कि ये मुसव्विदा है, अगर इस पर आप बातचीत करने के लिए आमादा है तो इसका मतलब है कि जो 15 सालों में उन्होंने लेगेसी कायम की, 30,000 अरब रुपए के वसाइल मिले, 10,000 रुपए की ज़मीनों की बंदर बांट की, वो ये इतराफ़ करेंगे 15 साल की बदतरीन हुक्मरानी थी, करप्ट तरीन हुक्मरानी थी। अब जब तक वो बल्दियाती इदारों को देखें, ये कराची की बात नहीं, लाहौर, पेशावर, कोयटा, नवाबशाह, जैकबाबाद, कश्मोर और खैरपुर के अवाम को बाख्तियार करने थे कि 50,000 स्कूल है सिंध में। क्या एक वज़ीर आला, एक वज़ीर तालीम उन 50,000 स्कूलों के नज़्म व नस्क देख सकता है? कहाँ पानी की कमी, कहाँ निकासी, लोकल बॉडीज बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। ये अहम पॉइंट है कि वो पावर जो है वो नीचे तक जानी चाहिए, मुंतकिल होनी चाहिए। ज़रा अच्छी एक बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा इलेक्शन पर एक कॉमेंट जरूर लूँगा। NA 242 मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ मद्दे मुकाबिल होंगे या एक कोई है जो कि हट जाएगा, निकल जाएगा इससे? देखें, अगर ये हमारे वसीतर मफाहिमत में तय है कि हम एक दूसरे के आमने सामने भी इलेक्शन लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, उसमें कोई आर नहीं है। बस जिम्मेदारी ये है कि अगर हम कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे के हक में दस्तबरदार हो सकते हैं तो अपनी, लेकिन NA 242 से मुताल्लिक डिसाइड हो गया है कि वो अपना जोर लगा लें, आप अपनी स्ट्रेटजी से जाएंगे, लेकिन बहरहाल दोनों उम्मीदवार रहेंगे मैदान में। देखें ये तो मैं एक मफाहिमत की बात कर रहा हूँ, कहाँ क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब कौन सा वक्त रह गया है फारूक भाई? इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं ना? इंतखाबात 8 फरवरी को होने, टिकट जो है वो 6 फरवरी को दिए जाने और विड्रॉल का टाइम अभी जो है 6 जनवरी को दिए जाने और विड्रॉल का टाइम भी बात और 12 तक तो हम एक दिन का हिसाब हम भी रख रहे हैं, हमें मालूम है। तो यानी 12 तक कुछ हो सकता है, बड़ा जलसा इंशाल्लाह बाकी जिना में इंशाल्लाह। अच्छा, और 12 जनवरी तक आपको लगता है कि NA 242 से मुताल्लिक कोई फैसला हो सकता है?
देखिए बात बैनुस सतूर होती है, शेर में हाशिए नहीं होते। अच्छा। मैंने बैनुस सतूर आपके सामने बहुत सारी बातें कर दी हैं। अगर आप उसको इंटरप्रेट करने की बजाय अपने आप को उसी अजियत और परेशानी में मुब्तला रखना चाहते हैं, अल्लाह ना करे मैं ऐसे में तो लग रहा है कि मद्दे मुकाबिल होंगे। फिर आपकी बातों से तो आपके इंटरप्रेट नहीं कर रहे ऑब्वियसली, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उससे तो जो हमें मैसेज जा रहा है, आवाम को मैसेज है, वो ये कि दोनों मद्दे मुकाबिल होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए मैंने कहा ना कि उसमें कोई आर नहीं, ये तय है। कोई आर नहीं। और ये दोनों खालिद मुगल सिद्दीकी भाई, शहबाज शरीफ साहब, दोनों के दरमियान उन्होंने ये कहा है कि भाई ये सीटों का एडजस्टमेंट हमारी इस मफाहमत में किसी तरह हाइल नहीं होगा, और वो हमारी जो भी आज़ादाना राय होगी सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ वो हम करें, फैसला करें, लेकिन ये कि हम इस मफाहमत को कायम रखेंगे, आगे साथ मिलकर चलना है और जमातों को भी शामिल करना है, क्योंकि कोई और अपने रूठे हुओं को मनाना इसमें शामिल नहीं है। जिस फारूक भाई जो एमकेएम के छोड़ रहे हैं या पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, जरा आप लोग इत्तेहादी भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा वो शामिल है, उनको वापस लाना शामिल है। देखिए सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उसको भूला ना कहा जाए। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग जा रहे हैं ये कोई वक्ती इक़दाम है, जज्बाती इक़दाम है, और इसमें शायद बहुत ज़्यादा संजीदगी से सोच विचार का ताल्लुक़ नहीं है, कोई नाराज़गी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये इन सारी चीज़ों को जो है वो आसानी के साथ टैकल किया जाए। ठीक है, एक लास्ट कमेंट, फजलुर रहमान साहब ने एक बार फिर कहा है कि इंतखाबात ताखीर हो भी जाए कुछ दिन की तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। ये बात ज़रदारी साहब पहले कर चुके हैं। ये जो जमातों की तरफ से ऐसे बयानात आते हैं फारूक भाई, इससे प्रोसेस कितना मुतासर होता है या हो सकता है? मुतासर तो ज़ाहिर होता है और हो सकता है, लेकिन देखें ना पहले भी यही हुआ था जब आबादी मरदमशुमारी के नताइज आ गए और ये कंपलसरी लाजमी हो गया कि हल्का बंदियाँ नहीं होंगी और उसकी वजह से ताख़ीर हुई, तो कितना वावेला मचा था। फिर मीडिया को एक मौजू मिला था और कितने टॉक शोज़ हमने उस पर किए। तो अगर वो उस वक्त भी थोड़े दिन, देखें 90 दिन में तो नहीं हुए, लेकिन अगर उसमें भी ताख़ीर हुई तो बहरहाल इलेक्शन का शेड्यूल आया, उसका सारा प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है। तो क्या इस प्रोसेस को इसी तरह छोड़ दिया जाएगा? अगर फ़र्ज़ कर लें मोहतरम ज़रदारी साहब या फजलुर रहमान साहब की बात में कहीं कोई दम है और उसके नतीजे में, तो मैं समझता हूँ कि हमें तो यकसोई के साथ, आवाम के साथ, देखिए हमारे लिए तो इलेक्शन ऑक्सीजन होता है। हमें तो इलेक्शन लड़कर ही ये साबित करना है कि हम पानी में हम कहाँ पर खड़े हैं। तो मेरे ख़्याल में तो हम तो उसके लिए तैयार हैं और हमने जलसे कई कर दिए हैं, कई दफातर खोल दिए हैं, आवाम में जा रहे हैं, कौन मीटिंगें हो रही हैं, उम्मीदवारों को फाइनल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में हम अपने ट्रैक पर हैं। बाकी देखें मुल्क के हालात क्या कहते हैं। और भाई ये दफातर खोलने की जो बात आपने की, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि ज़ाहिर ये एक दरीना मुतालबा एमक्यूएम का रहा है पिछले चंद सालों से कि जो दफातर बंद हुए थे वो दफातर खोले जाएं। कितने फीसद दफातर खुल गए हैं? देखें जो कुछ हमारा मुतालबा रहा तंजीम के दफातर खोलने से मुतालिक, उसमें कोई अभी पेशरफ्त नहीं हुई है। हम दस्तबरदार भी नहीं उस मुतालबे से, लेकिन अगर हमें नए दफातर, इंतखाबी दफातर हम खोल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। 2018 में तो हम खोलते थे, पुराने दफातर ना खोले लेकिन नए अब खोल रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे हमसे इस वक्त जो माहौल है इंतखाबी उससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। स्क्वाश की दुनिया में पेशावर की 3 कम उम्र बहनें पाकिस्तान का नाम रोशन करने लगी। स्कॉटिश जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान के नाम रहे, जिनमें 2 महानूर अली और महविश अली ने जीते हैं। अंडर 11 कैटेगरी के फाइनल में पाकिस्तान की महानूर अली ने भारतीय हरीफ को पिछाड़ा और महानूर ने भारतीय प्लेयर सुनीता सिंह को बासानी 11-2, 11-1 और 11-3 से शिकस्त दी और गोल्ड मेडल अपने नाम किए। महविश अली ने अंडर 15 कैटेगरी में कैनेडियन हरीफ को जेर करके सोने का तमगा अपने नाम किया और इस इवेंट में महानूर और महविश की तीसरी जो बहन सैरिश हैं, उन्होंने भी कांसे का तमगा जीता है। तो आज 2 बहनें हमारे साथ मौजूद, महानूर और महविश। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। महानूर पहले आपकी तरफ आएंगे। ज़ाहिर है आपने भारतीय हरीफ को पिछाड़ा है और बड़ी आसानी के साथ मैं कहूँगा कि आपने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आप बहुत तगड़ी थी या मुखालिफ बहुत कमज़ोर थी? मुखालिफ बहुत अच्छी प्लेयर थी, लेकिन मेरी गेम जो है तो उससे मतलब बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से मैं जीती हूँ, वरना वो अच्छी प्लेयर थी। अच्छा, और कितनी प्रैक्टिस की थी, ट्रेनिंग कितनी ज़बरदस्त थी, उसके बारे में भी बताएं ज़रा। 3 महीने पहले हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, बहुत टफ ट्रेनिंग ना,
क्योंकि हमें पता था बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, तो हम लोगों ने सब टूर्नामेंट वगैरह छोड़ के तो इसी पे फोकस करना चाहा। अच्छा। फिर उससे पहले हम टूर्नामेंट्स खेले, कराची में खेले, तो फिर हमें एक्सपीरियंस हुआ तो हम अभी आके जीते हैं। और ये महविश इत्तेफाक से हो गया कि तीनों बहनें इस टूर्नामेंट तक पहुंच गईं, या ये बड़ा प्लानिंग के तहत हुआ कि तीनों ने अच्छा खेलना है और इस इवेंट में जाना है? स्टार्टिंग मतलब प्लान तो इस तरह था कि सैरिश और महानूर जाएंगी। क्योंकि ये था कि हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था जो हमें लेकर जाए, तो हमने सोचा कि सैरिश महानूर जाएगी पहले। लेकिन फिर मुझे भी लास्ट कुछ मंथ में मुझे फिर स्पॉन्सर मिला और उन्होंने कहा कि आप भी चली जाए। तो मैं जब गई तो मतलब इतना सही प्लानिंग इस तरह सही नहीं थी। हमने सोचा कि चलिए स्कॉटिश में हम अपना बेस्ट देंगे, इसके लिए हमने 6 महीने पहले से ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और लास्ट के 2 मंथ हमने सिर्फ गेम्स खेले थे और टूर्नामेंट्स खेले थे, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, इस तरह। तो उसके बाद फिर हम जब गए तो मैंने फर्स्ट राउंड इंडिया से जीता, जो कि फर्स्ट सीड थी, 3rd 4th सीड, और मेरी तो सीडिंग ही नहीं थी क्योंकि मेरे टूर्नामेंट ही नहीं खेला था कोई। तो मैं 32-30 में थी और उससे मैंने उनको हराया पहले 3-1, अनिका डुबे फ्रॉम इंडिया, उसको हराया। फिर मैंने एक स्कॉटलैंड की लड़की को हराया, फिर मैंने मलेशियन को हराया जो कि बहुत अच्छे है स्क्वॉश में, जो नंबर 1 पे जा रहे होते हैं। और उसके बाद फिर मैंने कैनेडियन से अपना फाइनल जीता और गोल्ड मेडल लिया। क्या बात है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। वैसे तीनों को ही शौक था कि उन्होंने स्क्वॉश ही खेलनी है या किसी और गेम में भी इंटरेस्टेड थे? फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट मिली? फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे बाबा हमारे साथ आए हुए हैं। और ये था कि अगर सपोर्ट नहीं हो तो हम यहाँ नहीं होंगे, सपोर्ट थी तो हम यहाँ आए हुए हैं इस मकाम पे, और हमने पाकिस्तान के लिए मेडल लिया, उनके लिए नाम इतना कमाया पूरे वर्ल्ड में। और ये था कि मेहनत इसमें बहुत लगती है और हार्डशिप्स बहुत आती है, हर्डल्स भी बहुत आता है, लेकिन उन हर्डल्स को आपने फेस करके आगे जाना होता है। महानूर, क्या हर्डल आई? हर्डल्स यही कि मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पहले तो स्क्वॉश, तो रैकेट्स, शूज, बॉल्स वो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पापा अफोर्ड भी करना, मतलब ट्रैवलिंग भी साथ में हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर जब फॉरेन टूर्स की बात आती है फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वही हर्डल्स होती है। लेकिन मेरे पापा जो तो फेस कर लिया, और जो हमारा स्पॉन्सर है जिसने हम दोनों को स्पॉन्सर किया, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, वरना आज हम लोग गोल्ड मेडल। दैट्स वेरी नाइस जी कि ज़रा सपोर्ट मिली, फिर आपने उसको प्रूव भी किया। एक एक कमेंट बस दोनों कीजिएगा कि इस खेल में आपका मेंटोर कौन है? हमारे मेंटोर्स में हमारे बाबा है, मेरा भाई है, और रियाज सर जो हमारे कोच है जिन्होंने साथ पिछले 6 महीने और बहुत आइडियल? अच्छी प्रैक्टिस। रियाज सर हमारे कोच, और केपी एसोसिएशन कमर जमान सर जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। जाने से पहले उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, हमारा दिल मतलब बड़ा करके कि आप जीत सकते हैं। तो उनको मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और महानूर और महविश, आप दोनों से ये सवाल होगा कि कितनी रिसोर्सेज आप लोगों के पास होते हैं? बिकॉज आपने जिस तरह खुद भी बताया कि स्क्वॉश एक महंगी गेम है, बहुत सारी मेंटेनेंस के पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए, तो कितनी सपोर्ट मिलती है और कितनी सपोर्ट की मजीद आगे जरूरत है? असल में एक प्लेयर को और कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको बस ये चाहिए होता है कि वो फैसिलिटेट हो, उसके पास शूज अच्छे हो, रैकेट अच्छा हो, उसके पास हर चीज मौजूद हो जिससे वो खेले, क्योंकि उन चीजों से ही आप खेलते हो, आप अच्छे प्लेयर बनते हो। यहाँ पर हमने जब देखा कि बाकी प्लेयर्स के पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी, उनके साथ पूरी फैमिली आई हुई थी, कोचेस के साथ वो लोग आए थे, हमारे साथ कोच भी नहीं था, सिर्फ बाबा आए हुए थे। तो ये होती है एक प्लेयर को एक नीड होती है। आपने फिर भी साबित किया जी कि ठीक है कोच ना आ सके, बहुत सी हर्डल्स रही, चैलेंजेस रहे, लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला और जाहिर है आप तीनों बहनों ने मेडल्स लिए और आप दोनों ने स्पेशली गोल्ड मेडल्स लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत दुआएं आपके साथ, आइंदा आने वाले इवेंट्स में भी पाकिस्तान का नाम आप रोशन करती रहें। आगे बढ़ते हैं जी, और इलेक्शन की बात एक बार फिर करते हैं। इस गहमा गहमी में सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। वो अपनी कानूनी जंग लड़ रही है, मगर क्या उसकी हकमत अमली के मस्बत नताइज मिल सकते हैं या सामने आ रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के हर मरहले को मुतनाज़ा बनाने की हकमत अमली तो नहीं अपना ली? और क्या तहरीक इंसाफ के अंदर से इलेक्शन के बॉयकॉट की आवाज़ तो बुलंद नहीं हो रही? तहरीक इंसाफ के केसेस की सूरत हाल
और सियासी हिकमत अमली पर बात कर लेते हैं। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नईम अहमद पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले नईम साहब मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त जो माहौल है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या राय रखती है, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि तकरीबन 90% आपके जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। बात यह है कि मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि 16 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और पूरी जमात के ऊपर जिस तरह से मुकदमात बनाए गए, ये खान साहब ने 11 महीने पहले ही बता दिया था कि नवाज शरीफ साहब को लाने की जो है वो एक बाकायदा तौर पर प्लान बनाया गया और मेरे ऊपर केसेस बनाने के हवाले से प्लान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन करने और मुझे जेल में डालने, डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से, और वो चीजें सारी आपने देखा कि इम्प्लीमेंट की गई। लेकिन इन ओछे हथकंडों से हमारे जज्बों में फर्क नहीं पड़ता और हम जो है उस जज्बे के साथ ही मैदान में उतरेंगे। तमाम हलकों से हमारे उम्मीदवार बिल्कुल पुरअमन और बिल्कुल पुरअज़म, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हर जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड लेगी और इनकी जमानतें जब्त होगी। इसी वजह से इनको खौफ है कि इनके उम्मीदवार मजबूत ना हो, इनको उठाया जाए, बल्ले का निशान लिए जाए। अदरवाइज सियासी मैदान में तो नहीं साहब, लेकिन देखा जाए तो माहौल और हालात तो सबके सामने ही हैं। तो अब ऐसे माहौल में पीटीआई किससे ये उम्मीद रखती है कि मुदाखलत करेंगे उसके बाद हालात थोड़े से बेहतर हो सकते हैं? किससे मुदाखलत की उम्मीद है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस सूरत में बन सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अंदर इंटरवीन करे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए और जो इस हवाले से बात करेगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ऐसी अगर फैसला दिया जाए कि जिस जगह के ऊपर हम ये देखेंगे कि कहीं पर ऐसी वीडियो आई जहां पर किसी शख्स को जबरदस्ती उठाया जा रहा है या अदालत हुक्म देती है कि इस शख्स को दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए, फिर गिरफ्तार किया जाता है, या अदालत हुक्म देती है कि 3 MPU है वो, उस सूरत में आप 3 MPU जारी कर सकते हैं जिस सूरत में कोई नुक्स अमन के अंदर जो है वो खतरा पैदा किया हो किसी ने या वो कर रहा हो। आप ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा पैदल कहीं जा रहा हो किसी जगह के ऊपर और आप उसे फौरन उठा लेंगे ये पीटीआई का और बाद में 3 MPU के ऑर्डर जारी कर दें। तो उस जो भी ऑर्डर जारी करेगा उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके IG के खिलाफ कार्रवाई होगी, उस सूबे में उस वजीर आला की जो है वो एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जहां पर जितने अफसरान बैठे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन है, इन तमाम की जिम्मेदारी है कि लोगों को बुनियादी हकूक की हिफाजत की जाए। ये बात अहम है नईम साहब, लेकिन इस सारे माहौल में ही अगर सिचुएशन आपके मुताबिक नहीं होती तो क्या बॉयकॉट की बात की जा सकती है, या ये हम समझें कि कुछ ऐसे बयान तो आए पीटीआई की तरफ से कि लगता है कि बॉयकॉट करना चाहती है पीटीआई, ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो इस वक्त? देखिए, बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल फ्री एंड फेयर किया जाए। जो इलेक्शन कमीशन का काम है मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, वो करवाए जाए। क्योंकि अगर आपने किसी की सिलेक्शन करनी है, क्योंकि देखिए ना, ये हमारा जमहूरी मुल्क है, ठीक है, तो उसके अंदर जमहूरियत ये नहीं होती कि आप किसी को सिलेक्ट कर दें, आप कह दें जनाब कि ये आएगा और दूसरी जमात के ऊपर क्रैकडाउन किए। आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके सरबराह के ऊपर जैसे केसेस बनाए गए और पूरी पार्टी, आप 80% इस मुल्क की आवाम के मैंडेट को कैसे चुरा सकते हैं, उसके ऊपर कैसे डाका डाल सकते हैं? इसमें पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हो रही है और मजीद जो होगी कि मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है, तो फिर मुल्क के अंदर अगर कानून नहीं होगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? मैं यही कहता हूँ जी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आज़ाद हैसियत में उम्मीदवारों के आप वो तो अब मैदान में नहीं उतारे, एक तरह से यही नजर आ रहा है कि पीटीआई को खतरा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का। तो ये खतरा आखिर क्यों है? क्या भरोसा नहीं है अपने खिलाड़ियों पर? देखिए, बात यह है कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से क्यों लड़ें। पहली बात तो यह है कि नून लीग को भी आजाद करें, पीपल्स पार्टी को भी आजाद करें, IPP को भी आजाद करें। वो परवेज खटक जो डुप्लीकेट चाइना कॉपी, एक हमारे नाम की कॉपी बनाकर बैठा हुआ है, उसकी पार्टी को आजाद करें। बात यह है कि आप बाकी पार्टियों को प्रोटोकॉल दें, उनको सलूट मारें, उनके आगे पीछे हेलीकॉप्टर भगाएं। ये तनकीद आपकी अहम है दूसरी जमातों पर, लेकिन नईम साहब प्लान A, B, C, जरा आप लोग कहते हैं कि आपके पास बहुत से प्लान्स हैं, क्या इन सारे प्लान्स में कोई बॉयकॉट का प्लान भी है या नहीं? वो नहीं है। देखिए, प्लान A अवाम, प्लान B अवाम और प्लान C अवाम, इस अवाम को कबूल करना चाहिए। और मैं यही गुजारिश करता हूँ आपकी तवज्जो से
कि इस बात को कबूल किया जाए कि जिसको अवाम मुंतखब करे उसी को नुमाइंदा बनाया जाए। ये जो धांधली वाला प्रोसेस है ना, और इन नवाज शरीफ साहबान को भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप वाकई कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, तो फिर आप वोट को इज्जत दें। ये ना करें कि आप लोगों के ऊपर मैंडेट के ऊपर जबरदस्ती डाका डाल के उनके वोट का जो हक है उनको वो अदा ही ना करने दें, और आप उनको उठवा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के और डब्बों के अंदर अपनी मर्जी से जो है बैलेट पेपर डाल कर कहें कि हम मनसब के ऊपर बैठ जाएंगे, फिर आपके साथ वही होगा। आप कहेंगे कि मुझे अगर देखा जाए तो जाहिर है आप इंतखाबात भी करीब हैं और इंतखाबात के लिए भी और ओवरऑल भी माहौल को बेहतर करना तो जाहिर है बड़ा जरूरी है इस वक्त। तो क्या अब माहौल को बेहतर करने के लिए इमरान खान बाकी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं? अब बातचीत करना चाहते हैं सबसे? बात यह है कि वैसे अगर डील की बात की जाए तो मैंने खान साहब से जब पूछा था, मैंने कहा जी आप कोई डील सुना है, वो इस हवाले से खबरें चल रहे हैं, कोई ऐसी बात है कि आपके पास बंदा आया है मिलने के लिए? तो खान साहब का बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि मैं कोई चोर हूँ, मैं कोई डाकू हूँ, मेरी कोई जायदादें हैं बाहर, मेरी कोई प्रॉपर्टी है बाहर, मेरे कोई फ्लैट है बाहर जो मैं डील करूंगा कि मेरे वो फ्लैट गुम होने का, मेरी प्रॉपर्टियां गुम होने का। बाकी सबके तो अकाउंट है, बाकी तो की तो प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टियां अजीज हैं तो वो बाहर से पॉलिसी जो है वो फॉलो करते हैं, अमेरिका से है जिधर से है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कभी भी किसी सूरत भी कोई डील मंजूर नहीं करूंगा, और हमेशा उन्होंने ये कहा कि आज़ादी जो है वो प्लेट में नहीं मिलती, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और मैं 1000 साल भी रहने के लिए तैयार हूँ। और बाकी रही बात तमाम जमातों के साथ इल्हाक की, तो वो खान साहब का अपना फैसला है, वो जिसको समझेंगे कि मैं सब के साथ जो है वो इल्हाक करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट मेरे सामने खान साहब ने नहीं दी जिसमें उन्होंने कहा हो कि ये जो जिन्होंने गाड़ियां जो हैं वो तोशाखाना से ली हैं या एमन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए हैं, मैं इनके साथ बैठना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ा मुल्क का पैसा लूटा है, तो मैं भी इनसे शेयर लेना चाहता हूँ। या फिर उन लोगों से जिन्होंने 3 अदवार में सिंध के अंदर हुकूमत की और वहां पर भी आज तक ना कोई ढंग की सड़क बन सकी, ना कोई हॉस्पिटल बन सका, ना कोई वहां पर एजुकेशन वाला सेंटर बन सका, तो उनके हवाले से भी कभी मैंने नहीं सुना कि खान साहब ने कहा हो कि उनके साथ में चलूं। क्योंकि देखिए खान साहब का बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ रहा है, उन्होंने कहा है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जो रूल ऑफ लॉ के उस लफ्ज़ के साथ इमरान खान के साथ जुड़ा होगा, नो डाउट उसकी हद तक खान साहब जो हैं वो होते हैं। बाकी रही जो जोड़ तोड़ की बात, तो वो मैं उसको कोई इंडोर्स नहीं करता। नईम साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ज़रा ये जो बात की गई है नईम साहब आपकी तरफ से कि इस वक्त भी आपकी इत्तलात के मुताबिक ज़ाहिर यही है कि वो किसी और जमात के साथ बैठने को तैयार नहीं है, बातचीत को तैयार नहीं है, और यही तनकीद उन पर होती आई है, इस जमात पर होती आई है कि दीगर सियासी जमातों के साथ नहीं बैठा गया। पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, अवाम की बात होनी चाहिए, मसाइल हल करने की बात होनी चाहिए, जमहूरियत की बात, मईशत की बात। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ अना की जंग जो है ना वो आगे आ जाती है। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। आप किस तरह बैठे हैं? मैं जरा ब्रेक में इजी होके बैठा हुआ था। आप वैसे भी मैंने देखा है कि आप ऐसे करके बैठे होते हैं या कभी आप ऐसे करके बैठे होते हैं। मैं जरा वजनी हूं ना, कहीं वजन डालना पड़ता है। कहीं वजन तो आपको पता है जब आप एक तरफ वजन डाल रहे हैं अपनी जिस हड्डी के ऊपर, वो किस तरह से मुतासिर, स्पेशली इतनी देर के लिए, मतलब हम 2 घंटे का बेशक शो भी कर रहे हैं या रूटीन में भी, आप अपने ऑफिस में या आप घर में ड्राइंग रूम में आप लेटे हुए, तो आपका जो क्या कौन रहा है नाजरीन जरा सुनिए। जिसने खुद को नहीं हो रही जी थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि चले बन जाती हूँ आपकी टीचर। दर्दें ऐसे नहीं आती, कोई ना कोई कोताही होती है जिसकी वजह से दर्द आपको दर्द होती है कि होता है? वैसे होती है या होता है, लेकिन ये होता क्यों है, लेकिन होता दोनों को है। होता क्यों है, ये होती क्यों है, इस बारे में आज हम बात करेंगे कि आपका जो गलत पोस्चर होता है उससे क्या क्या बीमारियां आगे चल के हो सकती हैं और किस तरह से आप अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आगे चल के या इस वक्त आपको हो सकती है। रोमेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सादिया इस वक्त से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा जल्दी बताएं, इसका पोस्टर खराब है या मेरा पोस्टर खराब है या दोनों का खराब है? दोनों का पोस्टर खराब है। दोनों का खराब है। आराम है जी। और जो आप घर बैठ के मैं सुन रहे हैं इसका मतलब आपका तो वाकई खराब है। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि मेरा पोस्टर ठीक है और वो ये कह रहे हैं कि वो रिलैक्स होके बैठे। अब मेरे में गलती बताएं और इनमें, क्योंकि अमूमन जो तमाम लोग हैं वो ऑफिसेज में, घर में या वैसे नॉर्मली इस पोस्टर में बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए इसमें सिंपल सा सोल्यूशन है कि जब भी आप बैठें आप स्ट्रेट बैठें, आप स्लाउज करके या झुक के नहीं बैठें, आप ऐसे बैठें कि आपके शोल्डर्स जो है वो स्ट्रेट हों, आपकी लेग स्ट्रेट हों, आपका पोस्चर इस तरह से स्ट्रेट रहे।
ताकि आपकी जो कमर की हड्डी है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर स्ट्रेस ना पड़े। क्योंकि गलत पोस्चर से, झुकने से, आजकल जैसे हम लोग करते हैं कि डिफरेंट पोस्चर्स, मोबाइल फ़ोन या टैबलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारी कमर की, नेक की हड्डी के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने मॉडल के ऊपर भी दिखाना चाहूँगी कि हमारी कमर की हड्डी में एक्चुअली है क्या। यहाँ पे मोहरें हैं, मोहरों के बीच में डिस्कें हैं और यहाँ से नर्व्स निकल रही होती हैं। तो जब आप टेढ़ा मेढ़ा करके इस बेचारे के साथ जुल्म करते हैं कमर की हड्डी के साथ, तो यहाँ से आपकी नर्व पुल होना शुरू हो जाती है, मसल पुल होना शुरू हो जाता है, और फिर आपको गर्दन में दर्द निकलती है, ये लोअर बैक में निकलती है, टांगों में जाती है, जिसको हम शैटिका भी कहते हैं। और ये बड़ा इजीली ठीक हो सकता है। पोस्चर करेक्शन, यानी कि आप सही होके, सीधे होके बैठें। ठीक है, आपको अगर भूल भी जाते हैं तो अपने आप को रिमाइंडर दे दें कि मुझे जी स्ट्रेट होके बैठना है। दूसरी चीज़ ये कि बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है हमारे यहाँ की, जी अब आपको कोई दर्द निकल आई है कमर की या उसकी गर्दन की, तो आपने तो पट्टियाँ लगा लेनी है और इसके ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी और लेट जाना है और फट्टे पे लेट जाना है। आई एम सॉरी टू से, ये सारी बातें गलत है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक आपको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की जरूरत है। कहते हैं कि कमर में दर्द आपको निकला तो आप मैट्रेस पे ना सोएं, आप फर्श पे सोएं या हार्ड तख्त पे सोएं, वो गलत बात? मैं आपके सवाल का जवाब अपने सॉरी बड़े वाले मॉडल पे दूंगी। देखिए, हमारी जो स्पाइन है कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से इसके अंदर एक कर्व है। ठीक है, जब आप बिल्कुल फट्टे पे या स्ट्रेट लेटते हैं तो आप इसको मजीद प्रेशर में डालते हैं। जब आप प्रेशर में करते हैं तो यहाँ से जो आपकी नर्व्स निकल रही हैं ये दबती हैं और दबने की वजह से आपकी दर्द शिद्दत अख्तियार कर लेती है। तो आप जब भी लेटें, आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि ये आपकी स्पाइन जो है ये स्ट्रेट हो। ठीक है, और इसके साथ अगेन जैसे भी हम बात कर रहे थे कि लेटने का जो पोस्चर है उसमें फट्टे को अवॉइड करें। अच्छा नरम कंफर्टेबल बिस्तर, गद्दे का, फोम का, जो भी आपका है आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो कंफर्ट मैटर करता है। नाज़रीन से बस ये हम कह दें कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर जिस्म के किसी हिस्से में आपके दर्द आपको लगता है कि वो किसी हड्डी में या जोड़ में दर्द है, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं, नॉट जस्ट विद एज, जनरली भी आजकल हम देखते हैं वो कमर की दर्द है या कमर का दर्द है, बच्चा कमर पकड़ के बैठा हुआ है, हड्डियों में दर्द की शिकायत कर रहे हो, या सर्वाइकल एरिया में आपको पेन है, या नी इंजरी हुई थी या नहीं हुई थी, पेन है, या हील पेन आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा कॉमन है। तो कॉलर है हमारे साथ, कॉलर अपने साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कसूर से हमारे साथ आज कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अशफाक साहब क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि मैं एलीट फोर्स में कमांडो हूँ, तो मैं रेड के दौरान ना छत से ऊपर छलांग लगाई तो गिर गया था। मेरा L1 जो मोरा होता है ना नीचे की तरफ, वो माइनर फ्रैक्चर हुआ था। तो अभी मैं चलता हूँ लेकिन ठीक है, लेकिन कमर में ना दर्द होती है। तो वो डॉक्टरों ने तो ऑपरेट बोला था कि थोड़ा सा ना वो हड्डी का टुकड़ा बीच में ना है, थोड़ा सा छोटा सा, जो MRI में आता है। तो वो मैं ना अब डरता हूँ कि कहीं डिसेबल ना हो जाऊँ। अब मैं क्या करूँ उसके लिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। बिल्कुल इशफाक साहब, आपकी बात में समझ गई हूँ। देखिए, आप माशाल्लाह आवाज़ से और बता रहे हैं जैसे कमांडो हैं, आप यंग बंदे लग रहे हैं। ठीक है, और आप एक चीज़ जहन में ज़रूर रखिएगा कि आपकी हड्डियाँ लिविंग ऑर्गन हैं, एक जिंदा टिश्यू है। हमारी हड्डियाँ रोज़ बन रही होती हैं, रोज़ अंदर ही अंदर टूट रही होती हैं। महीने डेढ़ के बाद हमारी टोटली बॉडी की हड्डियाँ न्यू बन चुकी होती हैं, रीमॉडल हो रही होती हैं। तो आपकी अगर कोई हड्डी का ऐसा कोई छोटा कुछ फ्रैक्चर था और यंग एज में अगर आप हैं तो ये हील हो जाता है। तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, ये हील हो जाता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि उसके बाद फिर आपने अपनी केयर करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपका वज़न ज़्यादा है आप उसको कम करें, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 100 किलो वज़न इस हड्डियों पे डाल रहे हैं और ऑलरेडी उसमें कोई क्रैक है तो आप उसके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। वेट कम करें, वॉक शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें। आजकल ठंड ज़्यादा है तो लोग हीटर्स के आगे और कमरों में बैठे रहते हैं, इससे इनको और प्रॉब्लम्स हो रही है। क्योंकि मेरे पास पेशेंट आ रहे होते हैं मसल स्पैज़म के साथ, पट्ठों के खिंचाव के साथ। तो अगर आपके पट्ठों में खिंचाव है, वो एक्सरसाइज करने से और कुछ मेडिसिन से वो बेहतर हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर छोटी मोटी चीज़ के लिए सर्जरी ही ट्राई की जाए। हमारे पास, चूँकि मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, हम नॉन सर्जिकल तरीके से इन बीमारियों का इलाज करते हैं। असल चीज़ हमारे पेशेंट्स को समझना है वो ये कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनका मर्ज क्या है। हड्डियों का प्रॉब्लम है और उन्हें किस डॉक्टर की ज़रूरत है, या उसे सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है या उसे एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास आना है जो कि नॉन सर्जिकली इन बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या ये पेशेंट खुद डिटरमिन कर सकता है कि मुझे रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है या कि सर्जन के पास जाना है?
अब तो देखिए जो मैं कल्चर देख रही हूँ माशाल्लाह से, अब सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, सब चीज़ें काफ़ी आ गई हैं, तो लोग थोड़ा बहुत होमवर्क करके पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। पर समटाइम्स नहीं भी पता होता पेशेंट्स को, तो उनको गाइड कर देते हैं। सिंपल सा रूल है, फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है, कुछ और ऐसा मसला है, ये रिप्लेसमेंट है, तो सर्जन के पास जाएगा। अगर नॉर्मल आपकी मस्कुलर पेन है, फीमेल्स में जैसे कॉमन है हड्डियों की बीमारियाँ, 2-3 बीमारियों के मैं नाम लेना चाहूँगी जो बहुत कॉमनली मैं देख रही हूँ। सर फेरिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसको हम यहाँ पे लोकली गाठिया के नाम से भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी छोटे जोड़, कलाइयाँ, उंगलियाँ सूजना शुरू हो जाती हैं, पेशेंट के हाथ अकड़ने शुरू हो जाते हैं, स्टिफनेस, बुखार, कमज़ोरी होती है, और कॉमनली फीमेल्स के अंदर ये देखा जाता है। तो इस टाइप की जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं तो वो रूमेटोलॉजिस्ट के पास भी हमारे साथ उनसे बात करते हैं। जी अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो सुबह में मुझे एक्सरसाइज करते हुए ना मेरे थोड़ा सा लेफ्ट साइड का जो गोला है ना, ऊपर वाली साइड होती है जो, यहाँ पे थोड़ी सी पेन निकली। जी जी जी, तो मुझे ये थोड़ी सी पेन हो गई है। ओके डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे अशरफ साहब? मुझे अशरफ साहब की बात से बताइए कि गर्दन में पेन निकली, लेफ्ट साइड पे। बिल्कुल मैं जवाब देती हूँ। और कुछ बताना चाहेंगे सर? लेफ्ट साइड पे मुझे पेन है, इससे पेन हो रही मुझे। सुबह में एक्सरसाइज करते हुए मेरे वो निकल गई थी। एक्सरसाइज करते हुए एक और कॉलर लें, फिर दोनों को जवाब दे दीजिएगा। ज़ायदा हैं, ज़ैदी हैं, मिसेस ज़ैदी हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरे ना L4 और L5 में डिस्क में प्रॉब्लम थी कुछ अरसे से ना, 3 साल हो गए तकरीबन। तो वो उल्टी टांग में दर्द और ये सिलसिला जो था वो था, लेकिन वो काफ़ी मेंटेन भी है। लेकिन अब जो मुझे प्रॉब्लम है ना वो मुझे नेक में है, उल्टी तरफ गर्दन में, मेरे कान के पिछला जो हिस्सा होता है सर के निचले वाला गुद्दी से थोड़ा ऊपर, उसमें बहुत पेन है। और बाज़ दफ़ा मेरी गर्दन में इतना शदीद दर्द हो जाता है कि गर्दन मेरी बिल्कुल हिलजुल नहीं सकती। मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया भी है और मैंने यूट्यूब से एक्सरसाइजेज वगैरह भी सर्च करके करी थी, तो उससे मुझे रिलीफ भी मिलता है, लेकिन वो वक्ती मिलता है। सिर्फ जो भी मैं मेडिसिन लेती हूँ उससे भी मुझे रिलीफ मिलता है, लेकिन वो बस 2-3 दिन बेहतर रहता है, उसके बाद वही होती है और लेटने में बहुत तकलीफ है। ठीक है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, जो हमारे पहले पेशेंट थे जो कि नेक पेन, जो स्पोर्ट्समैन है अपना बता रहे थे, इशफाक साहब गालिबन नाम था उनका, लग ये रहा है कि इनको मसल स्पाज्म या पट्टे का खिंचाव हुआ है, और हो सकता है कि स्पोर्ट्स खेलते हुए कोई मसल इंजरी भी हो गई हो। यहाँ पे पेशेंट्स को ये बात याद रखनी है कि कोई भी इंजरी है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये एक शोल्डर का मॉडल दिखा रही हूँ, ये आपके शोल्डर के साथ अंदर रेशे, पट्टे, लिगामेंट्स हैं, इसके ऊपर मसल्स हैं, उसके ऊपर गोश्त है, स्किन है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई पट्टा अगर अकड़ गया है, खिंच गया है, तो वो कुछ दिन लेगा वापस अपनी जगह पे आने में। ठीक है, वक्त पर मुख्तसर दूसरे को भी अगर रिस्पॉन्ड कर दें कॉलर को। दूसरी कॉलर जो मैं बता रही थी नेक और बैक पेन का बता रही थी, मुझे आवाज़ गुत्ती के ऊपर वो कह रहे हैं यंग लग रही थी। अगेन इनका भी मुझे इशू लग रहा है कि इनको स्पाइन में डीजनरेशन शुरू हो गई है। ठीक है, मैं मिसाल इसकी ऐसे देती हूँ, जैसे हम उम्र के साथ साथ हम सारे बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, इसी तरह हमारी हड्डियां भी कमजोर हो रही हैं। इन्होंने कहा मैं मेडिसिन खाती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ, छोड़ देती हूँ तो मसला हो जाता है। ये लोग हमारे पेशेंट्स यहाँ पे गलत करते हैं। खाली मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन के साथ साथ अपनी लाइफ को चेंज करना, अपनी हैबिट्स को चेंज करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, हील्स में पेन की बहुत शिकायत करते हैं काफी लोग, तो इसकी क्या वजह होती है? इसमें क्या गलत चलना होता है? इसकी अंदर से वजह आ रही होती है कि हील के अंदर सोजिश बन जाती है। मेडिकल जुबान में इसको हम प्लांटर fasciitis कहते हैं, और सिंपल अल्फाज में ये बोलेंगे कि पाँव के नीचे जो झिल्ली है उसके अंदर सोजिश बन गई है। ठीक है, और इसको ट्रीट करना बहुत ही आसान है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं चाहिए होती हैं। ठीक है, आपको नरम और कंफर्टेबल जूता पहनना है, आपको जहाँ हील पे पेन है वहाँ पे आप जेल कुशन्स रखें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपने उसको कम करना है, और इसके अलावा फिर फुट की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे हम उस जगह को नरम करते हैं। आम तौर पे ये दवाइयों से और इन चीज़ों से बेहतर हो जाता है। अगर ये बेहतर नहीं हो रहा तो एक छोटा सा इंजेक्शन हम लगाते हैं हील में, और उससे ये बेहतर हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो ये ट्रीटेबल है, सिर्फ आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को चेंज करना है। ख़वातीन के साथ ज़्यादा होता है ये ज़्यादातर कॉमन जो है ओबीज लोगों में, मोटे लोगों में देखा जाता है। और दूसरा ये देखा जाता है जिन लोगों में ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, आर्थराइटिस है, लूपस है, कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें उनके जोड़ों में सोजिश और वर्म चल रहा है। अच्छा। तो उसके साथ साथ उनकी हील में वर्म आना शुरू हो जाता है। अगर प्लांटर fasciitis किसी को है तो वो चेक करा ले कि और मसला तो नहीं?
बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए यहाँ पे मैंने जो कॉमन देखा है, लोग बड़े क्विक हल के तलाश में होते हैं और फिर अपने आप को ख़राब भी करते हैं, जहाँ पे हर्बल, हकीम और टोटके और चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ों को थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, कुछ हफ्ते लेगी। तो जितना आपने टाइम लगा के उसको बिगाड़ा है, अब उससे ज़्यादा टाइम तो लगेगा ठीक होने में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी, जो कि बहुत कॉमनली मैं देख रही हूँ, घुटनों का आर्थराइटिस। पहले हम ये देखा करते थे कि 60-70 के साल लोग आ रहे हैं घुटने पकड़ के, आजकल 20-30 के लोग आ रहे होते हैं जिनके घुटने खराब हुए होते हैं। बहुत कॉमन देखा जा रहा है। अगेन जैसे हम बात कर रहे थे पोस्चर की, अपनी लाइफस्टाइल की, हम लोग कुछ चीज़ उठा रहे होते हैं तो सारा बोझ जो है वो घुटनों पे होता है, या हम कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो हम इस तरह से कोई जंप या जिम में कुछ ऐसा करते हैं, और जब कोई बुजुर्ग हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। यहाँ पे मसला सिर्फ ये आता है कि घुटने के बीच में जो आपकी कार्टिलेज है, जो झिल्ली है, ये कमज़ोर हो जाती है और ये दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ना शुरू हो जाती हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं कि अगर आपकी बीमारी शुरू हुई है, और चौथी स्टेज वो बीमारी है जहाँ पे बिल्कुल जोड़ आपका ख़त्म हो चुका है और रिप्लेसमेंट की तरफ वो जा रहा होता है। लेकिन इससे बीच में हमारा रोल आ जाता है रूमेटोलॉजिस्ट का, कि हम आपके घुटने को बेहतर कर सकते हैं बजरिया इंजेक्शंस। छोटे इंजेक्शंस लगाते हैं जो घुटने के अंदर चिकनाई पैदा करते हैं। फिर अगेन आपको एक्सरसाइज बताएंगे, आपको वेट लॉस का बताएंगे, दवाइयाँ देंगे, और उससे ये खासा बेहतर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और एक बात मैं ये कहती हूँ पेशेंट्स को कि आपके घुटने आपकी गाड़ी के टायर हैं, ये सही है तो आपकी बॉडी की अलाइनमेंट भी सही है, इसके साथ आपकी कमर, हिप, वो सब आपका अच्छा जा रहा है। तो प्लीज़ अपने घुटनों का ख्याल रखें, इनके ऊपर पट्टियाँ और हल्दी लगा के मत छोड़ें, इनको इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।